नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं राज्यसभा की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधित किया जा रहा है। आदरणीय सभापति हरिवंश जी के सदन को चलाने की कुशलता को तो हम भली भांति देखे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषदें और वहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी कैसे मददरूप होना, उनके लिए किस प्रकार से आवश्यक उनके ट्रेनिंग के लिए काम किया जाना, उसके लिए भी काफी समय दिया और उन्होंने लगातार उनके लिए समय दिखाया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में भी उन्होंने भारत की डेमोक्रेटिक व्यवस्था की छाप छोड़ने में बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि 21वीं सदी का ये दूसरा क्वार्टर ये सदन को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है, देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में। मुझे विश्वास है कि सदन के द्वारा बहुत कुछ होगा और उसके कारण पीठाधीश सबका दायित्व बहुत बड़ा होता है। हम सबका बड़े विश्वास से मैं कह सकता हूं कि सभी साथी आप जो चाहते होंगे उसको पूरा करने के लिए सहयोग करते रहेंगे और आपके काम को कठिनाइयों में न परिवर्तित करें, इसके लिए ताकि आप ज्यादा आउटकम दे सकते हैं। और मुझे विश्वास है सब लोग इसको करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि हरि कृपा पर है सब कुछ और हरि तो यहाँ के भी है, हरि वहाँ के भी है और हरि यहीं बैठेंगे, तो हरि कृपा बनी रहे। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable members, now I call upon leaders of parties to offer felicitations to the Honorable Deputy Chairman. I request that all speeches be kept brief and completed within 3 minutes each, please. Shriman Derrick O'Brien ji. तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधित किया जा रहा था। खबरों में फिर से दोबारा लौटेंगे, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां गुप्त काशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो वहीं निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियां अगले 2 दिनों में हर हाल में पूरी कर ली जाएं। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष रूप से यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देशों को जारी किया और जहां उन्होंने कहा कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में भी जेसीबी मशीनें हमेशा तैनात रहें ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। तो वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि 19 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। संसद के विस्तारित सत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा तेज है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में इसको लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां उत्तराखंड में सांस्कृतिक साहित्य तो वहीं कला राज्य मंत्री मधु भट्ट ने इस पहल पर खुशी को जताया है। जहां मधु भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल दशकों से महिलाओं की प्रमुख मांग रही है और जिसे अब पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कि दशकों से जो महिलाओं की जो मांग थी कि विधानसभा में जो 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, लोकसभा में मिलना चाहिए, पंचायतों में तो हमारी सरकार ने दिया है। आज बहुत ही खुशी और मतलब ऐसे गौरवशाली क्षण हमारे लिए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आया, स्वयं उन्होंने मंच से कहा कि मैं ये बिल इसको हम लोग इसके लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं और इसमें चर्चा होगी।
मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए महिलाएं पूरे अगर एक परिवार को पूरा संभालती है महिलाएं, भारतीय जो संस्कृति, भारतीय जो नारी है वो पूरा एक एक मैं ये कहूंगी सदियों से कभी ऐसे भेदभाव तो नहीं था स्त्री और पुरुष के बीच में, हम कहेंगे बराबर की एक समानता है। लेकिन फिर भी जो आधी आबादी को जो बिल्कुल ही एक किस्म से दूर किया गया था, एक उसको जो उसका एक हक था वो मिलना चाहिए था राजनीति क्षेत्र में, लेकिन अब राजनीति क्षेत्र में भी उसको एक 33% का जो आरक्षण दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जब आधी आबादी जब वहां पर पहुंचेगी तो निश्चित रूप से अपने लिए जो नीतियां हैं वो बनाएगी। जिस प्रकार से समाज में कई महिलाओं को लेकर कई, मैं कहूंगी कई विषमताएं रही हैं, कई इस प्रकार की रूढ़िवादिताएं रही हैं, कई प्रकार की विकृतियां जो समाज में जब कई बार आई है महिलाओं को लेकर, विशेष तौर लेकर आई है, उन वो उस तरह की जो है वो विकृतियां भी दूर होंगी और एक अच्छा स्वच्छ समाज जो है वो बनेगा। क्योंकि जब बराबर, जब स्त्री पुरुष जब बराबर, जब महिलाएं जब बराबर अपने लिए नीति का निर्धारण करेंगी। खबर देहरादून से है, जहां बन रहे सन्निधान के लोकार्पण को लेकर अब सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं, जहां कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि परियोजनाएं अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जहां कांग्रेस के नेत्री का कहना है कि कई केंद्रीय नेता राज्य का दौरा कर चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सैन्यधाम का लोकार्पण अब तक नहीं हो पाया है। उनमें बनने वाला सैन्य धाम भ्रष्टाचार और राजनीति की भेंट चढ़ गया भाजपा राज में। लगातार टारगेट डेट बदली जा रही है, इसके बजट को, इसकी लागत को फुलाया जा रहा है। सैन्य धाम कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये शहीदों के प्रति, सैनिकों के प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। लेकिन भाजपा राज में तो ये भ्रष्टाचार का प्रतीक या घोटाले का प्रतीक बनता चला जा रहा है। बीते रोज प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन सैन्य धाम का उद्घाटन जो इतने समय से लंबित पड़ा है उस पर ना प्रधानमंत्री कुछ बोले और ना गणेश जोशी जी कुछ बोल रहे हैं, जिनके ऊपर दारोमदार है। लगातार जो है देरी की जा रही है सैन्य धाम के उद्घाटन में और इंतजार कराया जा रहा है शहीदों को भी, सैनिकों को भी, सैन्य धाम के उद्घाटन का। और जवाब भाजपा सरकार में मंत्री के पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में सवाल हम यही पूछना चाहते हैं कि आखिर सैनिकों को तो बख्श देते। खबर देहरादून से है, जहां आयोजित होने वाले तरबूज और खरबूज पार्टी को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले जहां कांग्रेस में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी सराहना की है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री दीप्ति रावत का कहना है कि हरीश रावत अक्सर इस तरह की अनोखी पार्टियां आयोजित करते रहते हैं और जिससे कि राज्य के स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा भी मिलता है। कि मैं उनकी इस बात की तो अच्छी बात है। वो बड़ा मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है उसका प्रयोग नहीं करते। मैं देखती हूँ कि काफ़ी उत्तराखंड की जो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो उत्पाद हैं, पहली बात तो उसका बढ़ावा देते हैं और ये जो सेहत के लिए अच्छा है उसकी पार्टी उन्होंने की है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है उनकी भी सेहत अच्छी रहनी चाहिए और जो पार्टी में आए उस खीरा और तरबूज और ककड़ी पार्टी में, उनकी भी सेहत अच्छी बनी रहे। और उनकी पार्टी में जिस तरह से लोगों की सेहत ख़राब है, मैं रियल तौर पे नहीं लेकिन पॉलिटिकली कहूँगी, तो उसको भी शायद ठीक करने का काम ये पार्टी कर दे, मुझे लगता है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के राज्य नगर निगम में कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और जहां महासंघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी 19 अप्रैल से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि बीते 1 वर्ष से लगातार शासन को ज्ञापन देने के बावजूद कोई भी ठोस निर्णय अभी तक नहीं लिया गया और जिससे कि कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। हमारी मुख्य मांग है कि राज्य निगम, निकाय और संस्थानों में संविदा, दैनिक, विशेष श्रेणी, पीटीसी, तदर्थ, उपनल के कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, ये मुख्य मांग है। और दूसरा, इसकी कट ऑफ डेट दिसंबर 2025 रखा जाए, हमारी मुख्य मांग है। मैं आपको बता दूं कि 2024 से लगातार निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ आंदोलित है और कहीं रैलियां, 2 रैलियां भी निकाली, लेकिन सरकार और शासन ने इस पे कोई ठोस निर्णय, आदेश नहीं दिया है। आज महासंघ द्वारा
निर्णय लिया गया है, आपकी प्रेस के माध्यम से हम आपको बता दें कि 23 अप्रैल से हमारा कार्यक्रम अब शुरू हो गया है। 23 अप्रैल को हल्द्वानी में होगा और 30 को हरिद्वार में और 12 तारीख से एकता विहार देहरादून में जो है कार्मिक अनशन किया जाएगा और कार्य बहिष्कार करने जैसे निर्णय ले लिया गया है महासंघ द्वारा। आपको बता दूं, महासंघ द्वारा जितने भी इसके घटक संघ हैं, नैनीताल में 3 पानी बाईपास पर बन रहे फ्लाईओवर और प्रस्तावित अंडरपास निर्माण को लेकर दायर जनहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और जहां मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने रेलवे को इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर जवाब को दाखिल करने के लिए निर्देशों को जारी किया और जहां यह याचिका ग्राम हाथीखाल और गोजा जाली निवासी पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र जोशी के द्वारा दायर की गई थी। देहरादून में नगर निगम क्षेत्र में जनगणना की प्रक्रिया को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी बनाने के लिए नई डिजिटल पहल शुरू की गई है। जी हां, आपको बता दें कि नगर आयुक्त नमामि बंसल ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी है कि भारत सरकार के द्वारा इस बार नागरिकों को स्वयं गणना की विशेष सुविधा ऐप के माध्यम से दी जा रही है और जिसके तहत शहरवासी स्वयं ही अपनी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज कर सकते हैं, जिससे कि प्रक्रिया अधिक सरल और तेज भी हो जाएगी। तो वहीं नगर आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस डिजिटल व्यवस्था का लाभ उठाते हुए निर्धारित लिंक के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं भरें। देखिए, जनगणना की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी प्रगणकों का, पर्यवेक्षकों का चलाया जा रहा है और साथ ही साथ स्वगणना की भी व्यवस्था इस बार भारत सरकार के द्वारा ऐप के माध्यम से की गई है। तो इस प्रेस वार्ता के जरिए एक अपील की जा रही है कि जितने भी समस्त नगर निगम क्षेत्र के निवासी हैं वे सभी स्वगणना को अपनाएं, स्वगणना की प्रक्रिया को समझें। उसका लिंक आपसे साझा किया जा रहा है और एक बहुत ही सरल प्रक्रिया के अंतर्गत स्वगणना की कार्रवाई को पूरा कर लें। इससे आने वाली सभी प्रगणकों को और पूरे जो जनगणना का तंत्र है इसको भी निश्चित रूप से आसानी होगी और आप सभी के लिए भी प्रक्रिया का सरलीकरण हो जाएगा। इस संबंध में जो भी आपके डाउट्स हो या कुछ क्वेरीज हो, उसके लिए भी यहाँ पर नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं, चार्ज ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं और साथ ही साथ प्रगणकों द्वारा भी, जिनके द्वारा स्वगणना की जाएगी, उनके यहाँ भी फील्ड वेरिफिकेशन हेतु जाएंगे। तो प्रगणकों के द्वारा भी आपकी समस्त जो क्वेरीज है उनका समाधान किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सितारगंज में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने को लेकर कार्य बहिष्कार लगातार 15वें दिन भी जारी है। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान नारायण पाल अपनी पत्नी कामिनी पाल के साथ कृषि अनाज मंडी में स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और जहां आंदोलन को समर्थन दिया गया तो वहीं उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और जहां सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर पूरे जीवन सरकारी कार्यों में योगदान देती हैं, लेकिन उन्हें मात्र 9,300 रुपये मानदेय मिलता है और जिसमें कि 100 रुपये की भी कटौती होती है। रिटायरमेंट के बाद भी किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है, जो कि अन्यायपूर्ण है। इलेक्शन के लिए जो बीएलओ, सरकारी तौर पर बीएलओ जो बनाए गए हैं, वो बीएलओ कोई आसमान से टपक के नहीं आ रहे हैं, यही हैं वो लोग। मेरे ख्याल से इसमें 20-25 बीएलओ तो बैठे ही होंगे, हैं बैठे हैं। काम रुक रहा है, काम रुक रहा है, सारा काम रुक रहा है और ये मेरे ख्याल से अभी 1.5 साल पहले भी अनशन में बैठे थे और फिर अनशन में बैठे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 1,600 रुपये मानदेय बढ़ाया जाएगा, यही बात थी है, लेकिन फिर भी कुछ वो नहीं हो रहा है। अब लास्ट में मान लो ये जो अनीता रॉय है या अनीता रानी है या चित्रा जी, क्या नाम है, हाँ, तो ये इनके जो कथन है वो ये है कि हमें रिटायरमेंट के बाद भी 35,000 रुपये मिलेगा, जो कि होता है, जो इनके 100 रुपये कट रहे हैं। 35,000 पूरे जीवन भर नौकरी करेंगे, फिर 35,000 इन्हें मिलेगा। तारीख से अभी बैठे हुए हैं, 14 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी शासन प्रशासन से हमारा कोई भी हमारा जो पूछने के लिए आया कि आप कैसे हो। आज जो है सर जो आए हैं, नारायण पाल सर आए हैं, तो वो उनका हम धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमारी सुध ली है
और जो है हम अपनी मांगों को लेके बैठे हैं और हमारे जो है एक मजदूर के हिसाब से हमें दिहाड़ी हमें दे दें और 600 के हिसाब से भी देते हैं तो 18,000 हमारा मानदेय होना चाहिए। और काम हम करते हैं, बीएलओ का काम ने हम बिल्कुल बंद कर रखा है। जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा जब तक हम बीएलओ का काम भी नहीं करेंगे। बायोमेट्रिक से हमें जोड़ा जा रहा है, हम बायोमेट्रिक से भी नहीं जुड़ना चाहेंगे। अगर वो जोड़ रहे हैं तो हमें खाली आंगनबाड़ी का काम दें। 300 रुपये में हम काम कर रहे हैं, उसमें भी हमारा 100 रुपया कट रहा है। 100 रुपया कटवाने के बाद भी अब हमसे बोला जा रहा है कि आप लोगों का 300 रुपया कटेगा। ठीक है, हमारा 300 रुपया कटता, हमारा जियो पास करें, हमें 10 लाख रुपया दे, रिटायरमेंट पर हम 300 रुपया कटवाएंगे। और हमारा मानदेय को लेकर सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही कि हमारा 24,000 मानदेय होना चाहिए। हम लोग एक बार अभी पिछले साल सन 2024-25 में वहाँ बैठे थे नगर पालिका में, पूरा महीना बैठे रहे हम, 1.5 महीना, कोई भी सुध लेने नहीं आया हमारी। यहाँ से हमसे कह दिया गया कि तुम्हारा धरना स्थल ये नहीं है, नगर पालिका में है। वहाँ बैठे हम ठंड के दिनों में, जनवरी फरवरी में बैठे हम, लेकिन कोई सुध लेने नहीं आया कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो या क्या है। छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, अपने दुख से ही तो आते हैं ना हम लोग बैठने के लिए कि गवर्नमेंट हमारी सुनेगा, लेकिन गवर्नमेंट हमसे अपना सारा काम करा करके, लेकिन हमारी कोई सुन लेने नहीं आता कि हमें भी किसी चीज की जरूरत है। पति की कमाई खा करके हम इनकी नौकरी बचाने आ रहे हैं। 9,000 में क्या हो रहा है? 9,000 में हमारा कुछ नहीं होता है। चारधाम यात्रा का औपचारिक शुभारंभ 19 अप्रैल से गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा और इससे पहले ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हरिद्वार प्रशासन ने व्यापक तैयारियों को शुरू कर दिया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि ऋषिकुल मैदान में आज से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी और जहां 20 काउंटर स्थापित किए गए हैं, तो वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर यात्रियों को सुगम सुविधा देने पर भी जोर दिया है और जहां बड़े समूहों के लिए मोबाइल पंजीकरण टीम भी तैनात की गई है। चारधाम यात्रा 19 तारीख को श्री गंगोत्री श्री यमुनोत्री जी के कपाट खुल रहे हैं, लेकिन हरिद्वार में कल से ही एक तरीके से हमारी यात्रा शुरू हो रही है क्योंकि कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और इसमें ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है 20, इसके अलावा होल्डिंग एरिया चमगादड़ टापू में। और यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए 7 अस्थायी चौकियां, सीजनल चौकियां पुलिस द्वारा खोली गई हैं। 10 जगह टूरिस्ट पुलिस सेंटर बनाए गए हैं जो यात्रियों को गाइड करेंगे उनके हेल्प के लिए। इसके अलावा जो वाटर रेस्क्यू के लिए एक टीम एनडीआरएफ की 35 स्ट्रेंथ है उसकी और 2 सब टीम एसडीआरएफ की डिप्लॉयड रहेंगी। चारधाम यात्रा क्या व्यवस्था है, निरीक्षण किया आपने, क्या पाया? देखिए, आप जानते हैं कि 19 तारीख से कपाट खोल रहे हैं और कल 17 तारीख से जनपद हरिद्वार में या ऋषिकुल ग्राउंड में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ कर दी जाएगी। उसी क्रम में एक स्पेशल यहाँ पे फैसिलिटी डेवलप की गई जिसमें 20 काउंटर्स दिए गए हैं और उन काउंटर्स में स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। सभी जगह जो सुविधाएं देनी थी उसका काम चल रहा है। जो श्रद्धालु आएंगे उन सभी के लिए सफिशिएंट पीने का पानी की व्यवस्था हो, रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाए, उनका टॉयलेट्स की व्यवस्था हो और साथ ही यहाँ से आगे जाना है उनको चारधाम के लिए, तो उसके लिए गाइड करने के लिए यहाँ पर टीम मौजूद रहेगी। अब खबर रुड़की से है, जहां गंग नहर कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बकाया दूध के पैसों को लेकर ही विवाद हो गया और जहां यह मामूली सा विवाद गोलीकांड में तब्दील हो गया। जी हां, आपको जानकारी देते चले कि पनियाली नजूमपुर निवासी मोहित्म, जो कि एक डेयरी संचालक है, यहां से आरोपी जावेद लंबे समय से दूध लेता आ रहा है और जहां कई महीनों से उसका भुगतान बकाया है। बताया जा रहा है कि नवंबर 2025 में पैसे मांगने को लेकर दोनों के बीच विवाद और मारपीट भी हुई थी और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इन्हें शांत कराया था। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते जावेद ने साजिश रची और नजूमपुर पनियाली स्थित फार्म पर मोहित्म को निशाना बनाते हुए अज्ञात हमलावरों से गोली चलवा दी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।